हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए डेली करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आज है 29 ऑफ मार्च। सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक आराम से पूरे सेशन को देखिए, एंड में लाइक और शेयर करके जाइएगा वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पहली चीज हमको यहां पर यह क्लियर हो जाती है कि मैथमेटिक्स का नोबेल किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। 2025 का ये जो अवार्ड है जापान के एक मैथमेटिशियन को दिया गया है जिनका नाम है मसाकी काशीवारा। यहां पर आप इनकी इमेज देखेंगे, ये है काशीवारा, जापान के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन। 2025 के एबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब देखिए, गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। इन्होंने इनकी जो एल्जेब्रिक एनालिसिस है और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है, इसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए इन्हें एबेल अवार्ड दिया गया। अब देखिए, एबेल पुरस्कार की अगर हम यहां पर बात करते हैं, देती कौन सी गवर्नमेंट है या कौन सा देश है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। पूरे वर्ल्ड में किसी भी मैथमेटिशियन को यह अवार्ड दिया जा सकता है, जिस तरीके से 2025 में जापान के मैथमेटिशियन मसाकी काशीवारा को दिया गया। इसके पहले 2024 में फ्रांस की एक मैथमेटिशियन को यह अवार्ड दिया गया था जिनका नाम था मिशेल तालाग्रेन। 2024 का अवार्ड है। देखिए, यहां पर अवार्ड राशि भी पूछी जा सकती है। तो अवार्ड राशि अगर हम देखें तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, जो कि नॉर्वे की करेंसी है, उसके अकॉर्डिंग 7.5 मिलियन नॉर्वे क्रोनर दिए जाते हैं एबेल अवार्ड के तहत। और ये जो अवार्ड है ये नील्स हेनरिक एबेल के सम्मान में दिया जाता है। ये नॉर्वे के ही एक बहुत ही फेमस गणितज्ञ रहे हैं। 2007 में एक भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ को भी यह दिया जा चुका है जिनका नाम है SR श्रीनिवास वर्धन। तो इन्हें पहले 2007 में सम्मानित किया जा चुका है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 2024 से या तो पूछा जा सकता है या 2025 से। तो 2024 का मिशेल तालाग्रेन को दिया गया था और अब 2025 का एबेल अवार्ड दिया गया मसाकी काशीवारा, जापान के गणितज्ञ। सेकेंड क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में मेडल टैली में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पहली चीज तो यह कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां किया गया। तो इस बार 2025 में यह सेकेंड एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, और इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अभी इसका समापन किया गया है। मेडल टैली में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा ने जीते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। हरियाणा जो, देखिए, दूसरा एडिशन है। सबसे पहला एडिशन जो आयोजित किया गया था वो 2023 में आयोजित किया गया था। तब पहले एडिशन में उस वक्त भी मेडल टैली में पहले स्थान पर हरियाणा था। और अभी सेकेंड एडिशन में हरियाणा ने 104 मेडल अपने नाम किए। 34 गोल्ड मेडल है, 39 सिल्वर मेडल है और 31 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। टोटल 104। और हरियाणा हो जाता है मेडल टैली में पहले स्थान पर। सेकेंड पर है तमिलनाडु 74 मेडल और थर्ड पर है उत्तर प्रदेश 64 मेडल। तो यहां पर सेकेंड एडिशन की आपको मेडल टैली में टॉप 3 भी अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, पूरी जानकारी देख लेते हैं। 20 तारीख को ये शुरू हुआ था मार्च में और 27 सितंबर को ये खत्म हुआ है। एक इसका जो मैस्कॉट घोषित किया गया था कुछ समय पहले वो था उज्ज्वला। स्पैरो पक्षी से प्रेरित एक मैस्कॉट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। सेकेंड एडिशन है इस बार। फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था, उस वक्त भी ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और उस वक्त मैस्कॉट पहले एडिशन का था ताजिया, जो कि एक गोरैया का प्रतीक था। अब खेलो इंडिया, देखिए, जो गेम्स आयोजित करवाए जाते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आयोजित किए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है देश में या भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, और जो भारत के अलग अलग गेम्स के प्लेयर हैं
उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी। अब अलग अलग कैटेगरीज में आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहली बार खेलो इंडिया का जो गेम्स आयोजित किया गया था वो थे खेलो इंडिया युवा गेम्स। ये आयोजित किए गए थे 2018 में। पहले इन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये खेलो इंडिया युवा गेम्स है, यूथ गेम्स है 2018 में। उसके बाद काफी अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया। जैसे देखिए खेलो इंडिया फिर यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किए गए, जिसमें यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट हैं, वहां के जो खिलाड़ी हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी 2020 में। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स आए, इनकी शुरुआत की गई 2020 में। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसकी शुरुआत की गई 2023 में, फर्स्ट एडिशन। और अब दूसरा एडिशन आयोजित किया गया, जिसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन? हरियाणा, है ना। तो सारी डिटेल यहां पर खेलो इंडिया के बारे में जो जो भी सेगमेंट है वो याद रखना। पूछे जा सकते हैं कौन कौन कब शुरू हुआ। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं पहले में। तो आप सभी के लिए देखिए, आप इंग्लिश वोकैब की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखिए आपको 5000 प्लस वोकैब आपकी यहां पर इस सिंगल कोर्स में आपकी तैयार हो जाएगी। आपको पता है एसएससी की हर एग्जाम में वोकैब पूछी जाती है। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 500 प्लस वोकैब की ई बुक मिल जाएगी। और आपको वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही शानदार तरीके से सारी वोकैब याद करवाई गई है। और वर्ड से रिलेटेड जो जितने भी रिलेटेड अदर वर्ड होते हैं वो भी आपको यहां पर क्लियर किए गए हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, 24 रुपीज में अभी के लिए ये आपको अवेलेबल है ना। अनमोल मैडम जो खुद एसएससी में सिलेक्टेड हैं, उनके द्वारा इस कोर्स को तैयार किया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिटेल ई बुक भी आपको यहीं पर इसके साथ अवेलेबल हो जाएगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश वोकैब क्लास को। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो यहां पर आपकी 5000 प्लस से ज्यादा वोकैब इस सिंगल आपके कोर्स में आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए आगे आएंगे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो चाय निर्यातक देशों में अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत वर्तमान में सेकेंड प्लेस पर आता है। दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है इंडिया। अभी टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना नया डेटा रिलीज किया और इसमें बताया कि 2024 में टी एक्सपोर्टर कंट्री में इंडिया दूसरे स्थान पर है। अच्छा, पहले पर कौन? पहले पर है केनिया। पहले दूसरे नंबर पर श्रीलंका हुआ करता था, लेकिन अब हमने श्रीलंका को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दूसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर बना है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। अब भारत ने 2024 में टोटल 254 मिलियन किलोग्राम टी एक्सपोर्ट की है वर्ल्ड के अलग अलग देशों में। और 2023 में हमारा ये जो आंकड़ा था वो 231 मिलियन किलोग्राम का था। और अगर हम केनिया की बात करें तो ये लगभग डबल क्वांटिटी एक्सपोर्ट करता है, 500 मिलियन किलोग्राम केनिया ने एक्सपोर्ट की है 2024 में। वैसे भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 300 मिलियन किलोग्राम के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, यह हमारा टारगेट है। लेकिन अभी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंडिया में हम बहुत चाय पत्ती या उगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा खुद ही यूज करता है चाय पत्ती को, है ना। चाय हम जानते हैं कि जो इंडियंस है ना, चाय से कितना गहरा नाता है हम सभी को पता है ना। शाम की बारिश और एक चाय, बस इसमें हम खुश हो जाते हैं, बस यही हमारे लिए स्वर्ग है। तो चाय का सबसे ज्यादा यूज भी हम करते हैं। लगभग 1400 मिलियन किलोग्राम टी हमने प्रोड्यूस की थी 2024 में, 1400 मिलियन किलोग्राम। लेकिन उसमें से हम एक्सपोर्ट कितनी कर पा रहे हैं? ऑलमोस्ट 250 मिलियन किलोग्राम को। बाकी हम खुद 1000 मिलियन किलोग्राम से ज्यादा चाय पत्ती हम खुद कंज्यूम करते हैं, हम खुद यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी हम सेकेंड सबसे बड़े टी एक्सपोर्टर हैं पूरे वर्ल्ड में केनिया के बाद में।
यहां पर टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर लें, जिसके द्वारा डेटा को रिलीज किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट की एक वैधानिक निकाय है जो कि भारत में जो टी ट्रेड होता है, चाय का जो ट्रेड होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। एक एक्ट लाया गया था, चाय अधिनियम 1953। इसके तहत 1954 में बनाया गया टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिलता है और अमरदीप सिंह भाटिया वर्तमान में इसके चेयरमैन के पद पर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत टी बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट ये जारी करता है। सबसे अमीर लोगों की लिस्ट भी जारी करता है और यहां पर सेपरेट सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट अभी इसने जारी की। अब टॉप 10 महिलाओं में से भारत की एकमात्र महिला, जो पहली भारतीय महिला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के टॉप 10 में, यह बनी है रोशनी नादर। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यह है रोशनी नादर। अच्छा, है कौन ये इंडिया में? तो अगर हम रोशनी नादर की बात करें तो ये HCL टेक्नोलॉजीज की फाउंडर और चेयरमैन के पद पर है। HCL टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी फाउंडर है ना। रोशनी नादर सबसे अमीर महिलाओं की सूची में टॉप 10 में है। अच्छा, कौन सी प्लेस पर या कौन सी रैंक पर है? 5वीं रैंक पर। ऑल ओवर महिलाओं में 5वीं रैंक पर है। लेकिन आप समझिए कि यह सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी है टॉप 10 में। तो नेटवर्थ की बात करें 3.5 लाख करोड़ इनकी नेटवर्थ है वर्तमान में रोशनी नादर की। 5वें नंबर पे है सबसे अमीर महिलाओं की सूची में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। वैसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इस लिस्ट को जारी करता है, जो कि हर साल नॉर्मली वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट भी जारी करता है और महिलाओं की सेपरेट लिस्ट भी जारी करता है। अच्छा, यहां पर रश्मि नादर तो हो गई 5वें नंबर पर। सबसे अमीर महिला कौन वर्ल्ड की? तो ये यूएसए की है एलिस वॉल्टन, जिनकी अगर हम टोटल पैसा देखें, वर्थ देखें, नेटवर्थ, तो 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। फ्रेंकोइस बेटनकोट मेयर्स फ्रांस की है दूसरे नंबर पर और जूलिया कोच और उनकी फैमिली यूएसए की तीसरे नंबर पर है इस लिस्ट में। रोशनी नादर 5वें नंबर पर। अब देखिए, ऑल ओवर अगर हम कैटेगरी में देखते हैं कि हुरून लिस्ट में कौन सबसे अमीर है, तो पहले नंबर पर आते हैं एलन मस्क। टेस्ला या स्पेसएक्स के मालिक हैं, है ना। इनकी अगर हम नेटवर्थ देखें तो 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सेकंड पर जेफ बेजोस अमेजन के मालिक है, यूएसए से। और तीसरे पर मार्क जकरबर्ग, ये भी यूएसए से हैं, मेटा या फेसबुक के मालिक। तो ये हैं टॉप 3 वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ये जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में देखने को मिलता है। हर साल ये वर्ल्ड के अरबपतियों की लिस्ट जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया था महिलाओं की लिस्ट का? 2012 में। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने एक वर्ड सुना होगा, है ना। कोऑपरेटिव कमिटीज आपने वर्ड सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक आपने वर्ड सुना होगा। अब यहां पर बात की जा रही है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की। तो पहले तो ये समझे कि ये कोऑपरेटिव क्या होता है। देखिए, अगर हम यहां पर कोऑपरेटिव को समझें तो सहकारी की अगर हम बात करते हैं, जहां पर क्या होता है, जैसे अगर हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो ऐसा बैंक जिसके एक से अधिक ऑनर होते हैं और वो संयुक्त रूप से मिलकर उसका संचालन करते हैं और उसके लिए डिसीजन लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। अब यहां पर जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन रही है ना, यहां पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे उनको सहभागिता की वैल्यू बताई जाएगी कि भाई आपस में मिलकर सहयोग के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है
और एक सामूहिक रूप से डिसीजन मेकिंग क्षमता को उनकी विकसित किया जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। ये आनंद या आनंद गुजराती भाषा में बोलते हैं, गुजरात में देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। इसमें स्थापित किया जाएगा फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को गुजरात में। इसके लिए हाल ही में लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 पास किया गया है और इसी के नाम से त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। अब यहां पर अगर हम कोऑपरेटिव वर्ड को और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही ब्रॉड तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हर साल 6 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जाता है ना। इसके लिए इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स को भी घोषित किया था। 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जा रहा है। इंडिया में भारतीय संविधान में है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। इसके लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2011 में। कुछ चेंजेस किए गए संविधान में, कुछ चीजें जोड़ी गई, जैसे मौलिक अधिकारों में 19(1)(c) को जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन के अधिकार की बात की गई है। डीपीएसपी में आर्टिकल 43B जोड़ा गया कि राज्य जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में पार्ट 9B जोड़ा गया था, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक के प्रावधान हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के देखने को मिलते हैं भाग 9B में। और 2021 में भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई है। बाकायदा इसके लिए एक मिनिस्ट्री को स्थापित किया गया है। तो ये इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और दीदी की दुकान पहल किसके द्वारा चलाई जाएगी? तो भारत में कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और दीदी की दुकान, ये दोनों पहले या इनिशिएटिव चलाए जाएंगे। एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और उसमें इंक्लूड है यूनिसेफ युवा। इन दोनों के माध्यम से दो इनिशिएट्स हैं, दीदी की दुकान और कंप्यूटर दीदी सेंटर। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मध्य में हाल ही में यह समझौता हुआ है। उद्देश्य सीधा सा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करना, वहां के युवा और जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार के अवसर देना, है ना, फीमेल वर्क फोर्स की भागीदारी को बढ़ाना, रूरल इंडिया में आजीविका के अवसर पैदा करना, ये दोनों ही इनिशिएटिव का उद्देश्य है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनिसेफ युवा के मध्य में एक समझौता हुआ है। भारत के काफी सारे राज्यों में इनको एक साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोनों को समझते हैं कि दोनों से होगा क्या। पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कंप्यूटर दीदी सेंटर्स की। पंचायत स्तर पर हर पंचायत में एक कंप्यूटर शॉप या फिर यूं कहें कि जो साइबर कैफे जैसे होते हैं ना, उनकी स्थापना की जाएगी जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई ग्रामीण समुदाय की जो महिलाएं हैं उन्हें डिजिटल लिटरेसी प्रदान करना, डिजिटली वो कंप्यूटर और लैपटॉप को एक्सेस कर पाएं, चला पाएं, उनमें ये एबिलिटी को विकसित करना, उन्हें स्किल सिखाना, प्रशिक्षित करना, और इन केंद्रों के माध्यम से रूरल वुमेन और जितने भी युवा हैं उनको कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करना सिखाना। यह उद्देश्य हो जाता है कंप्यूटर दीदी सेंटर्स का। फिर आती है दीदी की दुकान, जो पंचायत स्तर पर अलग अलग गांव में जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी बिक्री के लिए एक रिटेल स्टोर खोला जाएगा हर गांव में।
सीधी सी बात है, यहां पर फोकस किया जा रहा है महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और युवाओं में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। यहां पर यूनिसेफ युवा की बात करें तो भारत में यूनिसेफ का एक इनिशिएटिव है ताकि देश में 10 से लेकर 24 वर्ष के आयु के जितने भी युवा हैं उनको स्किल सिखाई जा सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल इनोवेशन के अवसर युवाओं को देश में प्रदान किया जाए। तो यूनिसेफ की पहल है यूनिसेफ युवा, 2019 में इसे इंडिया में लॉन्च किया गया था। आपको पता है यूनिसेफ जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, पूरे वर्ल्ड में बच्चों के हितों के लिए यह काम करती है ना, बच्चों के हितों की रक्षा करना, उनके राइट्स की रक्षा करना यूनिसेफ का काम है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूएसए के न्यूयॉर्क में। डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां किया गया? तो एक्स प्रचंड प्रहार जो एक एक्सरसाइज है, हमारे जो तीनों आर्म्ड फोर्स हैं, एक हमारी आर्मी हो गई, एक हमारी नेवी हो गई या फिर एयर फोर्स हो गई, इनके मध्य में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन किया गया भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। हमारी तीनों जो सेनाएं हैं उनके मध्य में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, उनके मध्य में आपसी सहयोग को विकसित करने के लिए एक वॉर एक्सरसाइज के रूप में आप इसको देख सकते हैं। नाम दिया गया है एक्स प्रचंड प्रहार। आयोजन हाल ही में 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसी तरीके का तीनों सेनाओं के मध्य में पहले पूर्वी प्रहार का भी आयोजन किया जा चुका है 2024 में और इसी से इंस्पायर्ड होकर अब यह नया शुरू किया गया था एक्स प्रचंड प्रहार। आयोजन कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य। देखिए, भारत और दूसरे देशों के मध्य में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो कुछ समय में सुर्खियों में रही, उनके बारे में यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एक संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के मध्य में, सिलिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के मध्य में, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के मध्य में, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के मध्य में, इम्बेक्स इंडिया और म्यांमार के मध्य में और इमकोर आयोजित की जाती है इंडिया और म्यांमार के मध्य में। एक नेवल एक्सरसाइज है। तो ये इंडिया और उनकी जो नेबर कंट्रीज है उनके मध्य में जो एक्सरसाइज होती है उनके बारे में यहां पर मैंने आपको बताया है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद किस देश ने इमरजेंसी घोषित की है? तो अभी एक देश है जिसने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है अपने देश में, क्योंकि म्यांमार में ऑलमोस्ट 7.7 तीव्रता का एक भूकंप आया था कल के दिन, और म्यांमार में जो भूकंप आया ना उसके बाद अपने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की है थाईलैंड सरकार ने। देखिए, म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक भूकंप आया है जिसके कारण उसके नेबर, देखिए म्यांमार तो हुआ ही है बर्बाद, साथ में जितनी भी नेबर कंट्री है ना उसकी वहां पर भी भूकंप के झटके देखने को मिले। और म्यांमार के इस भूकंप में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ म्यांमार के बाद वो है थाईलैंड, बैंकॉक, यहां पर बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर शिनावात्रा, है ना, बहुत सुर्खियों में रहते हैं ये शिनावात्रा, पेटोंगथ्रॉन शिनावात्रा, इनका नाम देख लेना, थोड़ा सा यहां पर प्रोनाउंसिएशन अलग होता है हर जगह, तो शिनावात्रा यहां पर मैं बोल देता हूं क्योंकि सरनेम नॉर्मली याद रहता है। तो इन्होंने यहां पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है अपने देश में। तो प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान में थाईलैंड के। म्यांमार में जो भूकंप आया उससे म्यांमार, उसका पड़ोसी देश थाईलैंड, इसके अलावा चाइना और भारत और बांग्लादेश, है ना, ये सारे देश बहुत प्रभावित हुए। हमारे यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन थाईलैंड क्योंकि सबसे ज्यादा पास में, तो इसको बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए थाईलैंड ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। अब देखिए, अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो म्यांमार में था। म्यांमार, देखिए दो चीजें होती है भूकंप की अगर हम बात करते हैं, तो एक होता है फोकस बिंदु और एक होता है एपिसेंटर, केंद्र, और इसे कहा जाता है ऊपरी केंद्र।
केंद्र जहां पर भी भूकंप की शुरुआत हुई है, मतलब पृथ्वी का अंदर या पृथ्वी के भीतर वो बिंदु जहां पर प्लेटें आपस में टकराने के कारण भूकंप आया, और उस बिंदु के जस्ट ऊपर सतह का जो हिस्सा है जस्ट ऊपर, वो कहलाएगा एपिसेंटर। क्योंकि सबसे ज्यादा, है ना, जो भूकंप का इंपैक्ट होता है वो एपिसेंटर पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी के अंदर की जगह है। अब जब भूकंप की शुरुआत होगी ना, तो इसके ऊपर जो पृथ्वी की सतह है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहां पर होगा, तो इसे कहा जाता है एपिसेंटर। तो ये जो एपिसेंटर था ये कहां पर था? म्यांमार में। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है। भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को 0 से लेकर 10 तक भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। आपको पता है हर अगला बिंदु भूकंप तीव्रता में अपने पिछले बिंदु से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ये आप याद रखिए। जैसे अगर हम भूकंप तीव्रता 2 देखें और 3 देखें, तो ये जो पिछले बिंदु से अगला बिंदु का भूकंप का तीव्रता है, ये पिछले बिंदु से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है। एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एलिट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका हाल ही में आयोजन किया गया था नोएडा में, और इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। 8th एलिट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की हाल ही में समापन किया गया। ओवरऑल मेडल टैली में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड सबसे ज्यादा मेडल जीतकर पहले स्थान पर रहा। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 9 मेडल अपने नाम किए, 5 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज। सेकेंड नंबर पर रहा हरियाणा 6 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा ऑल इंडिया पुलिस 7 मेडल के साथ। पहले पर कौन? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। वैसे देखिए 8वां एडिशन है, आयोजन अभी ग्रेटर नोएडा में हुआ था। 21 तारीख को शुरू हुआ और 27 मार्च को यह खत्म हुआ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। आयोजन कौन करवाता है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन करवाता है। अब यूपी में हुआ है तो यहां पर यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन भी इसमें इन्वॉल्व था। सबसे पहली बार एलिट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी 2016 में, और यह हर साल आयोजित किया जाता है। अभी 2024 में 8th एडिशन हुआ है। इसके पहले 7th एडिशन आयोजित किया गया था 2023 में। नॉर्मली हर साल आयोजित होता है, लेकिन उसके पहले यह 2023 में हुआ था। उस वक्त रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पहले स्थान पर रहा था, और अभी भी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ही इस मेडल टैली में टॉप पर रहा है। तो पहले भी वही था और अभी भी वही है। अच्छा, यहां पर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लें, जो कि आयोजन करवाता है। तो भारत में बॉक्सिंग खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है। 2014 में इंटरनेशनल सस्पेंड कर दिया गया था एक बार, उसके बाद 2014 में से फिर बनाया गया ना। 2014 में इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद 2014 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। पहले इसका दूसरा नाम था, पहले नाम था इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, और अब हो गया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन, लीबा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किन 2 देशों के बीच में व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया? वैसे देखिए ये लीबा LIBA के रूप में भी इसे हम पुकार सकते हैं, पर शॉर्ट में ये हो रहा है लीबा। हाल ही में से लॉन्च किया गया है ताकि भारत और श्रीलंका के मध्य में व्यापारिक सहयोग को, है ना, जो ट्रेड रिलेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। किसके मध्य में? इंडिया और श्रीलंका के मध्य में। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर है संतोष झा। इन्होंने वहां के व्यापारियों को, इंडियन जो व्यापारी हैं उनको इकट्ठा किया है, ताकि आपस में मिलकर दोनों ही देशों के व्यापारी श्रीलंका और भारत के मध्य में ट्रेड रिलेशन को मजबूत कर पाए। इसीलिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन को इन्होंने लॉन्च किया है। इन्हें ही शॉर्ट में कहा जाता है लीबा, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। शुरुआत संतोष झा के प्रयासों से हुई, और दोनों देशों के जो व्यापारी हैं वो इसमें शामिल है, ताकि भारत और श्रीलंका के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
करेंगे क्या, जितने भी ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, दोनों देशों के मध्य में निवेश और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोकल इंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस है, उनको स्किल और एबिलिटी के लिए वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। तो लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन लीबा की शुरुआत भारत और श्रीलंका के मध्य में ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी कैपिटल अलग अलग है। जैसे लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो ये श्री जयवर्धनेपुरम है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल देखने को मिलती है कोलंबो, श्रीलंका की। श्रीलंका का रुपया चलता है, यहां पर ऑफिशियल करेंसी है। अनुराग कुमारा दिसानायके यहाँ की वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं और हरिनी अमर सूर्या यहाँ के पीएम के पद पर हैं। तो ये है श्रीलंका की कैजुअल इंफॉर्मेशन जो याद रखिएगा, पीएम और प्रेसिडेंट याद रखिएगा स्पेशली। यहां पर हमने 29 मार्च के सभी करंट अफेयर डिटेल में समझ लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। बी सुमित रेड्डी ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सारथी नामक एआई चालित चैटबॉट जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक आम जनता की पहुंच को सुनिश्चित करता है, किस राज्य ने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। सागरमाथा संवाद का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो यह आयोजित करेगा नेपाल। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। रिपल्स ऑफ चेंज बुक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? इस बुक का विमोचन किया गया था CR पाटिल के द्वारा। भारत में विकसित पहली स्वदेशी MRI मशीन का इंस्टॉलेशन कहां किया जाएगा? एम्स दिल्ली में। एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 के दूसरे एडिशन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा इंडिया में। भारत की पहली नाइट सफारी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि BVR सुब्रमण्यम ने DX एज इनिशिएटिव का इनॉग्रेशन किया। BVR सुब्रमण्यम किस संस्था के CEO के पद पर हैं? तो ये CEO हैं वर्तमान में नीति आयोग के। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हमारे यहां पर हमारे रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें कल का। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार है? तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना का। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ये 1928 में की थी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था ये वाला ओलंपिक। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये शुरू हुआ था 2014 में। ये हो गए हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष किया गया? सिद्धू और कान्हू कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? और प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। ये SSC में पूछे भी गए हैं, तो सभी को ध्यान रखिए, आराम से पढ़िए और कुछ आंसर कीजिए कमेंट में। काफी स्टूडेंट के मैंने देखे कमेंट नहीं आते, तो कमेंट कीजिए। मैं लगातार आपके कमेंट पढ़ता हूं जितने भी रहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।